नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो है सीटेट जो दिसंबर में आपके एग्जाम हुए हैं, उसमें हिंदी पैरालॉजी की आज आपकी क्लास लाइन है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसके पीछे 8 क्लास हमने डाल दिया है वीडियो सब, आप जाकर उसे जरूर देखें। और अगर आप इन सारे वीडियोस को देखते हैं पढ़ते हैं तो इसमें हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका हिंदी पैरालॉजी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी हिंदी पैरालॉजी में। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आते हैं प्रश्न में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, इतने बड़े प्रश्न को देखकर आपको डरना नहीं है। अगर उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं इसका। ठीक है, और पीछे हमने इतना समझा दिया है कि आप अगर अच्छे से वीडियो सब देखेंगे तो आपको आप समझने में बहुत ही आसानी होगी कि आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर समझेंगे कि क्या है। देखिए प्रश्न हमारा है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली रीमा लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। ठीक है, क्लास 8 में बच्चे मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि पढ़ने वाली एक रीना है, क्लास 8 की बच्ची है। वो क्या करती है कि लिखते टाइम वर्तनी की अशुद्धियां करती है। लिखती है तो जो शब्द लिखती है तो उसमें उससे मात्राओं में गलतियां हो जाती है, जिससे वर्तनी उसकी अशुद्ध हो जाती है। तो भाषा शिक्षण के रूप में आप ये क्या जिम्मेदारी मानते हैं? अगर आप हिंदी के टीचर हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि रीमा के साथ आप कैसे ट्रीट होगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में मुझे अब पढ़ेंगे ऑप्शन क्या है कि रीमा की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। ये तो बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। ये आपका एकदम गलत है। फिर हम देखते हैं कि रीमा को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जा रहा है कि उसे हम क्या कहेंगे कि वर्तनी की शुद्धता ही अगर रहेगी तो ही लेखन लेखन का सशक्त पहलू है। तो वर्तनी की शुद्धता एकदम उस पर बल देंगे तो ये भी बच्चे के ऊपर खटकर बने बात है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन तीसरा कि रीमा को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, उसे आप क्या कर रहे हैं? ये गलत बात बता रहे हैं। अब देखिए हमारा एकदम सटीक क्या हो जाएगा। तीन तो गलत हो गया तो चौथा ही होगा। रीमा को ऐसे अवसर प्रदान करवाना कि वो स्वयं उनमें सुधार करे। देखिए ये आपका बहुत सही उत्तर हो रहा है कि अगर आप देखिए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर बच्चा है तो अगर लिखते समय वर्तनी संबंधी प्रस्तुतियां करता है, अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें क्या करें, अवसर दें कि वह स्वयं में अपनी वर्तनी संबंधी जो उसकी अशुद्धियां गलतियां हैं उसमें सुधार कर सके। उसे अवसर देंगे कि वो देखे चीजों को समझेगी तो वो पक्का अपने अंदर सुधार खुद करेगी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको प्रश्न एकदम समझ में आ गया हो। चलेंगे अब हम अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में इसमें पढ़िए प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियां के मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात आती है तो उसमें जो मुहावरा और लोकोक्ति आता है, क्या आता है? मुहावरा और लोकोक्ति आती है। तो उसके शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है वही आपसे पूछना है। तो देखिए ये ऑप्शन पढ़ेंगे पहले कि मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उसकी इसको ही हम टिक करेंगे। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना या फिर अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग के द्वारा भाषा को पारंपरिक बनाना। देखिए ऐसा नहीं है
मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न या फिर संदर्भानुसार। जहाँ देखिए अगर संदर्भानुसार आता है तो आप पता है यहाँ पे ऑप्शन पर सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जहाँ संदर्भानुसार आ जाए जिस भी क्वेश्चन में का क्या होगा, आंसर बनने की संभावना ज्यादा सही हो जाती है। ठीक है, तो देखिए संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग जो समझाना और उनका प्रयोग करना, ये आपका एकदम सही वाला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि संदर्भ के अनुसार मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे होना है इसे समझाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। देखिए संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, इसका मतलब होता है कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होता है। अब हम आएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन है कि घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। मतलब यहाँ पे मेन इसी शब्द को एकदम बनाया गया है टारगेट। घर घर ये जो पुनरुक्त शब्द है क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हुई है ना, घर को 2 बार बोले तो ये क्या हो जाता है, ये पुनरुक्त शब्द हो जाता है। ये पुनरुक्त शब्द युग्म हो जाता है। तो इसमें दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द युग्म में छाटिए। इसका मतलब ये है कि कोई लेसन है उसमें ये दिया हुआ है घर घर पुनरुक्त शब्द, तो ऐसे और शब्द को छाटिए, इसका मतलब ये करना है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ये संदर्भ में व्याकरण। ये देखिए इसके इसके बारे में उनको समझना है। तो ये कोई बहुत अच्छा सटीक नहीं बैठा है, लेकिन हम वह ऑप्शन करेंगे कि घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए तो वाक्य बनाइएगा। और तीसरा आता है कि घर घर प्रयुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म में बताइए। और फिर आता है कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपके ये संदर्भ में व्याकरण मतलब क्या होता है, चीजों के बारे में एकदम अच्छे से समझना। ठीक है, बारीकी से समझना। तो यही आपका ऑप्शन चौथा हो जाता है कि ये जो घर घर शब्द है, तो इसमें क्या है कि आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर जोर दिया गया है। तो यही आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, 4 ऑप्शन है। देखिए एक बार आपको सब नजर आएगा लेकिन सबसे कम कौन सा होगा इस पे हमें बांटेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। ठीक है, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, ये भी ठीक है। समृद्ध हिंदी भाषा की छटा का प्रदर्शन। देखिए ये है तो सब सही क्योंकि ऊपर भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण क्या देंगे आप हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को निर्माण करते हुए। तो देखिए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, जो ये आपका ऑप्शन पहला होता है, ये सही होता है। कि इसमें हम थोड़ा इन चारों ऑप्शन में जो है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण हमें देना नहीं है, ऑप्शन पहले को देंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। किसी रचना के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक। तो साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या फिर साहित्य बोध और छंद बोध। नहीं, ये तो नहीं होगा। कवि और कविता बोध, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन चौथा देखिए क्या है,
कि भाषा बोध और साहित्य बोध, ये आपका एकदम सही होता है। किसी रचना के बारे में अगर राय देनी होगी तो भाषा बोध मतलब जो लैंग्वेज है उसके बारे में, साहित्य बोध, ठीक है। रचना के बारे में बात किए हैं तो यहाँ पे साहित्य बोध आपका और भाषा बोध एकदम सही उत्तर है। ओके, चलेंगे हम अगले प्रश्न में। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? इसका देखिए आंसर क्यों है। पहले हम लक्ष्य पढ़ेंगे कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। देखिए ये तो सही लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन सारा पढ़ेंगे, ये तो हमको सही लग, लेकिन ऑप्शन सब पढ़ेंगे कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, ठीक है। भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने, ठीक है, पठन सामग्री का विकसित कर किया जा रहा है, तो मतलब पक्का पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो वो क्या करेगा, भाषा के ज्ञान में वृद्धि करेगा, और हम एक्स्ट्रा पठन सामग्री को रखते हैं, ठीक है। चलेंगे हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषण शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का, ये देखिए भाषा शिक्षण हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, भाषा शिक्षण, ठीक। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या होता है कि भाषा को अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या फिर साहित्य विधाओं में रचना करना, या फिर भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझना। तो देखिए अगर ये ऑप्शन चौथा देखते हैं तो ये आपका एकदम सही रहेगा। कैसे, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना होता है, ठीक है। भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों में भाषा का उचित एवं नियमबद्ध तरीके से ज्ञान को प्रदान करता है, मतलब नियमबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से उन्हें क्या करेंगे हम, उसके भाषा की प्रकृति को पहचानने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बताया है कि विभिन्न कार्य क्षेत्र में जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या आता है कि इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, प्रयुक्ति से तात्पर्य है मतलब विभिन्न कार्य क्षेत्र में जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे भाषा के नियम, ठीक है, या फिर भाषा शब्दों की व्युत्पत्ति, या फिर विशिष्ट भाषा प्रयोग, या फिर विभिन्न भाषा उदाहरण। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन तीसरा विशिष्ट भाषा प्रयोग। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं प्रयुक्ति को घटाते हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी विशिष्ट भाषा प्रयोग से, देखिए विशिष्ट भाषा प्रयोग से, ये आपका सटीक है कि प्रयुक्ति का मतलब यही होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए उसमें क्या होता है ना कि प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अलग अलग कार्य क्षेत्र में विद्यार्थियों को हर चीजों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे भाषा के अलग अलग नियमों को सीख सकें, ठीक है। उसका मतलब यही होता है। हम आते हैं अगले प्रश्न पे कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र विधि अगर होता है, सूत्र बैठा रहा है मतलब लग रखना पड़ेगा, व्याकरण विधि मतलब कि व्याकरण का ज्ञान होना, तो इसमें तो तामझाम दिख रहा है। अनुवाद विधि, इसमें भी तामझाम दिख रहा है, भाई पहले मातृभाषा को सोचेंगे फिर दूसरी भाषा को बोलेंगे, तो ये बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यक्ष विधि है ये आपका एकदम सही होगी, ठीक है।
अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है या फिर भाषा शिक्षण की किसी विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा है। अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम अपने मदर टंग का या फिर मातृभाषा का एकदम बीच में प्रयोग करेंगे ही करेंगे, उसका सहारा लेंगे ही, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक। चलिए करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करवाना या फिर परीक्षा का आयोजन करना। देखिए ये नहीं होता है। पाठ्यक्रम को पूरा कराना ये तो गलत बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि टीचर सिलेबस को पूरा करा के एकदम अपना मजा करे। परीक्षा का आयोजन कराने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है। ऑप्शन तीसरा है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा यह दिख रहा है एकदम सटीक बैठ रहा है कि अगर हम भाषा शिक्षण के संदर्भ में देखते हैं तो क्या होता है कि किसी भी शिक्षक के लिए कोई टीचर है तो भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देने चाहिए विद्यार्थी को, ठीक है। विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करवाना चाहिए। ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पाठ्यचर्या संबंधित आयोजन होना। जैसे कोई भी सिलेबस है कोई भी और टॉपिक है उसमें क्या करेंगे हम कई बच्चों को साथ में रखेंगे वो अपनी एक्टिविटी करेंगे कि ऐसे आयोजन को करना चाहिए जिससे आपस में लोग सीख भी सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। ठीक है। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि भाषा शिक्षण के सीखे हुए ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक। चलिए अब बात करेंगे अगले विषय में। सतत आकलन उद्देश्य के जानना है कि देखिए सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है। बच्चों ने कितना सीखा है अर्थात कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा जो पढ़ा रहे हैं तो पाठ्य सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं। ठीक है। यही आपका होगा कि सतत आकलन मतलब बच्चों ने कितना सीखा है। आकलन मतलब क्या कर रहे हैं उसका आकलन ही तो कर रहे हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है कितना सीख रहा है उस पे हमें और कितनी एफर्ट्स लगानी है उसको और ज्यादा सिखाने में। तो जब हम सतत आकलन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है क्या आ रहा है उसने कितना सीख लिया है। फिर टीचर अपने ऊपर वर्क करेंगे कि हमें कैसे कैसे बहुत सिखाना है कैसे बताना है जिससे चीजें और बच्चे को समझ में आएंगी। ठीक है। तो सतत आकलन करना इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या होता है। तो इसका आंसर है कि से जो भी लग गया है बीच में। देखिए जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी ये जो भी लगा हुआ है ये आपका क्या होता है ये वाक्य में क्या कर रहा है इसका अर्थ में क्या अंतर आ रहा है तो इसका आंसर के लिए यही पूछना है। शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है तो फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है या फिर भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है या फिर अवलोकन क्षमता के अवसर देना। तो देखिए आपका अवलोकन अवलोकन का यहाँ पे दोनों क्लियर है। और व्याकरण सिखाना यहाँ पे देखिए भाषा की बारीकियों को समझाना चाहिए। ठीक है। परीक्षा के लिए भी तैयार होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये भाषा की बारीकियों को समझा रही है। यहाँ पर निपात का और यहाँ पे समझ लीजिए प्रयोग हुआ है लेकिन हमें ये नहीं जानता है। ये बल देता है कि किसी चीज को बारीकी से सुने समझे ठीक है पढ़े ये बल देता है। तो ये भी जो दिया है वो एक निपात शब्द है। ठीक है। तो वही हमारा आपका आंसर ऑप्शन तीसरा सही है। अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न को कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होंगे।
हिंदी भाषा के टीचर हैं, बल्कि ये सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, तो भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास या फिर व्याकरण के नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे हिंदी भाषा की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन ये तीनों सही हो जाता है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे हिंदी भाषा की बात हो रही थी। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले विषय की। अगला प्रश्न है कि साहित्य के किस विधा की शिक्षा में सस्वर पठन सर्वाधिक विकसित है? मतलब सस्वर पठन इसमें से किससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो आपकी कथन संस्मरण जीवनी या फिर एकांकी आपका सही होता है। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन एक बार डाला है, आप देखेंगे तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर आ गया होगा कि एकांकी सही है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले विषय पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति पर रखने के लिए क्या है, अभिव्यक्ति परखने, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या होता है, अभिव्यक्ति परखने के लिए तुम किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? पहला है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। ठीक, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और फिर सेनी ने पार्क को क्यों घेर लिया? आपको जब पर्दा पढ़े मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये हम आपको बताएं, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, लेकिन ऊपर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अभिव्यक्ति पर और अभिव्यक्ति परखने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा होता है, आपको पर पर्दा पड़े मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। अगर अभिव्यक्ति हमें बोलना है, बोल के जवाब देना है आपसे से, तो हमारा यही आंसर सही होगा। हम लिखते हैं शिक्षक को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन पहला सही था। अगर यहीं पे अभिव्यक्ति की बात नहीं आती तो ऑप्शन पहला सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि उस पे बच्चा अपने विचार को व्यक्त करता है, लिखते टाइम बहुत सारी चीजों को लिखता, आराम से लिखता, अपने विचार व्यक्त करता, उससे या उसकी मतलब हर चीजों को समझने में। देखिए अब इसका अवलोकन करने में भी, आकलन करने में भी बहुत मदद होता। लेकिन यहाँ पर अभिव्यक्ति पर अपने की बात हुई है, तो ऑप्शन तीसरा ही सही होगा कि आपको अगर पर्दा पड़ना ये प्रभाव की प्रयोग कीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, बड़ा होगा और अपने मुंह से डायरेक्ट आंसर देना। अभिव्यक्ति इससे परखी जा सकती है से। ठीक है, तो दोस्तों क्लास होते आपके यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को पहली बार आई हो तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से नहीं जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग अपना रिविजन करिए। ठीक है, शुक्रिया।